Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तियाड़ा. Myself सुमित टक्कर. आज हम लेकर आए आपके लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें समझने क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम, और इसमें हमें क्या क्या समझना है आज हम वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. ठीक है, इसी आर्टिकल के अंदर क्या मतलब होता है हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का. उसके बाद हम बात करेंगे इसकी हीटिंग इफेक्ट के वजह कि किस किस रीजन से हीटिंग इफेक्ट होती है. ठीक है, रीजन ऑफ हीटिंग इफेक्ट इसकी बात करेंगे. तीसरा हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. जब हम हीटिंग इफेक्ट आपका कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इसके अंदर जूल्स लॉ. जूल्स लॉ क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला है, उसको डिस्कस करेंगे. जूल के अंदर और कैलोरीज के अंदर कैसे कन्वर्जन करना है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, और एक लास्ट आर्टिकल हमारा एफिशिएंसी है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मान लो बेटा आपके पास कोई कंडक्टर है. ठीक है, इस कंडक्टर में से आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया. आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से क्या फ्लो किया आपने, इलेक्ट्रिक करंट. करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है. इस एंड से कुछ एनर्जी एंटर कर रही है और इस एंड से कुछ एनर्जी जो है बाहर निकलेगी. ठीक है, मान लेते हैं इस एंड से जो एनर्जी एंटर कर रही है उसको हमने बोल दिया E1, और इस एंड से जो एनर्जी बाहर निकल रही है उस एनर्जी को मैंने बोल दिया E2. E1 जो एनर्जी है इस सेक्शन से एंटर कर रही है, E2 जो एनर्जी है उस सेक्शन. जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, हमने नोटिस किया कि जो E2 की वैल्यू है वो कम है किससे, E1 से. ये वैल्यू हमने नोटिस की. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस. लॉस ऑफ हमारी क्या हुई है, एनर्जी. ठीक है, अब जब ऑब्जर्व किया कि ये एनर्जी कहाँ लॉस हुई है, तब हमने पाया कि जिस वायर में से हम करंट पास कर रहे हैं उस वायर में कहीं ना कहीं हमको दिखाई दी हीट. ठीक है, उस एनर्जी जो एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस कितना हुआ बेटा, E1 एनर्जी आपने दी थी, E2 एनर्जी वहां से निकल गई. E1 माइनस E2 क्या हो गया हमारे पास, हो गया लॉस ऑफ एनर्जी. तो हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है ना बेटा, वो या तो हीट में कन्वर्ट हुई है, मतलब वायर आपकी गर्म हो जाती है. ठीक है, या वो कन्वर्ट होगी किसमें, साउंड में. ठीक है, या फिर वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर बेटा, लाइट के अंदर. जब आप एक कंडक्टर से करंट पास करते हो, किसी भी रेजिस्टेंस से, कंडक्टर से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, जब आप उसमें से करंट पास करोगे तो होगा क्या बेटा, करंट पास करने पर वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो हीट में, साउंड में या फिर लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, इसी इफेक्ट को, जब एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बेटा, हीट में कन्वर्ट होती है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन माइंड में कि हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे. रीजन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. देखो, जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर से, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट करते हैं. हम लोगों को पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहे हैं और आपस में टकरा भी रहे हैं. ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसने एकदम से एनर्जी गेन करके एक्सेलरेट हुआ और वो चला आगे की तरफ और जाके टकराया दूसरे इलेक्ट्रॉन से.
जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, खुद किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद मोशन में आएगा। मतलब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट होते हैं तो अपनी एनर्जी आपस में क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन है ये इलास्टिक ना होकर नॉन इलास्टिक है, मतलब जिस कॉलिजन में एनर्जी का कुछ ना कुछ क्या हो, लॉस हो। तो जो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो कॉलिजन करते हैं, कॉलिजन से उनकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में, कुछ पार्ट उनका साउंड में, कुछ किस हो जाता है, लाइट के अंदर। ठीक है, और हीट में कन्वर्ट हो जाना, एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही हमारा आज का आर्टिकल है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जूल। क्या नाम है बेटा, जूल। जूल साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आर्टिकल का नाम क्या है, आर्टिकल का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वो सुनो। जूल्स ने, जैसे मान लो हम एक कंडक्टर ही ले लेते हैं बेटा, उसने एक कंडक्टर ले लिया जूल्स ने, उस कंडक्टर में उसने क्या पास किया, करंट। कंडक्टर का रेजिस्टेंस था मान लो आर, क्या पास किया कंडक्टर ने, सॉरी जूल्स ने क्या पास किया, करंट पास किया। रेजिस्टेंस कितना था उसका, आर, और कितने टाइम के लिए पास किया, कैपिटल टी टाइम। तो उसने देखा कि इसमें से क्या निकल रही है, हीट। क्या निकल रही है बेटा, हीट, जिसको डिनोट कर रहा है किससे, एच से। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें से हमने करंट पास किया आई, कितने टाइम के लिए पास किया, टी टाइम के लिए, उसमें से हीट निकली, उसको क्या बोल दिया हमने, एच। जूल्स ने नोटिस किया कि जो हीट है ना, हीट, यहाँ जो हीट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। उसने नोटिस किया कि भाई जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ये उसने नोटिस किया। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कोलिजन से एनर्जी का लॉस जो है वो क्या है, होगा, ज्यादा होगा। एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दूसरा उस चीज ने क्या नोटिस किया, ये तो फर्स्ट पॉइंट नोटिस किया उसने। दूसरा इसने नोटिस किया कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आई का स्क्वायर। ये चीजें सब उसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की बेटा। उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से उसको पता लगा कि भाई जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, करंट को डबल कर रहे हैं, हीट 4 गुना बढ़ रही है, करंट को ट्रिपल कर रहे हैं, हीट 9 टाइम्स बढ़ रही है। ये चीज उसने नोटिस की। जब उसने नोटिस की उसने लॉ बना दिया, कौन सा, जूल्स लॉ। कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का। उसने सेकंड चीज नोटिस, फर्स्ट चीज तो ये नोटिस करी बेटा, सेकंड चीज उसने ये नोटिस करी, और थर्ड चीज क्या नोटिस करी, भाई जितनी देर के लिए आप करंट पास करोगे उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, हीट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम वो वाला जितने टाइम के लिए आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, आगे टाइम पर। इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा जूल्स। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3, 1 2 और 3,
कंबाइन करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर कांस्टेंट आया है 100% आया होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 1। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, आई स्क्वायर आर टी। आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, आर हमारा क्या है रेजिस्टेंस, और टी हमारा क्या है टेम्परेचर। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, वाहे गुरु जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी। अब ये याद रखना, जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसका फॉर्मूला आपने लिखा है आई स्क्वायर आर टी, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है बेटा, ये हीट प्रोड्यूस होगी जूल्स में। किसमें प्रोड्यूस होगी, जूल में। मतलब जो हीट की अमाउंट आने वाली है, वो अमाउंट हीट की किसमें होगी, जूल में। अब यहाँ पर 2-3 फॉर्मूलाज मैं और बना सकता हूँ किसके, हीट की। कैसे भाई, आई का हमको फॉर्मूला पता है, आई होता है कितना, V अपॉन आर, ओम्स लॉ से। तो यहाँ आई की जगह पुट कर देंगे हम क्या, V अपॉन आर। तो H की वैल्यू कितनी रहेगी, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी। ये एक और फॉर्मूला आ गया बेटा किसका, हीट का, कि उसमें हीट का प्रोड्यूस। एक फॉर्मूला हम और ड्राइव कर सकते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ आई आर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर आई मल्टीप्लाई बाय आई आर मल्टीप्लाई बाय टी। और वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी मल्टीप्लाई बाय आई। ये भी हो जाएगा ना बेटा, वी इक्वल्स टू आई आर होता है इनटू में टी। समझ आया नहीं है, ये तीनों फॉर्मूलाज जो हीट के लिए यूज होने वाले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3, ये तीनों किसके लिए प्रोड्यूस होने वाले, हीट के लिए। इन तीनों के अंदर जो हीट हमारी आएगी वो किस में आएगी बेटा, जूल। किसमें आएगी, जूल में। पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में वो आपसे हीट जो है वो पूछ तो लेता है, पर जूल में ना होकर वो पूछता है आपसे कैलोरीज में। और हमको पता है एक जूल के अंदर 4.18 कैलोरीज होती है। ठीक है, तो यही सारे फॉर्मूले H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू वी आई टी, और H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, इनको सबको, अगर आपको जूल में ना चाहिए एनर्जी, आपको एनर्जी चाहिए किसमें बेटा, कैलोरीज में एनर्जी चाहिए, कैलोरीज में, कैलोरी में एनर्जी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, इस फॉर्मूले को किससे डिवाइड कर दोगे। ये मान लो फॉर्मूला आपके पास है कितना, आई स्क्वायर आर टी, इसको डिवाइड कर दो किससे, 4.18 से। क्योंकि एक जूल में 4.18, सॉरी, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18। देखो आपको बता देता हूं कि भाई एक कैलोरी, इसके अंदर कितने जूल होते हैं, इसके अंदर जूल होते हैं बेटा, देखो बेटा, मान लो आपके पास हीट जूल में, वो आपको कैलोरीज में निकालनी है, तो ऑब्वियसली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी बढ़ी, कैलोरीज बढ़ी है जूल से। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल। ठीक है, तो जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है ना, जूल को किसमें कन्वर्ट करना है, कैलोरी में, तो जो एनर्जी जूल के अंदर है उसको डिवाइड कर दो किससे, 4.18 से। किसमें हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, कैलोरीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में। ठीक है, तो बेटा याद रखना, यहाँ एक छोटी सी गलती हमने कर दी। क्या कर दी, हाँ, हमने कन्वर्ट कर दी कि एक जूल के अंदर कितनी कैलोरी होती है, 4.18 कैलोरीज। तो हमने इसको कैसे डिवाइड कर दिया, 4.18 से। जो कैलोरीज है वो छोटी यूनिट है और जूल है वो जो बड़ी यूनिट है। अगर जूल के अंदर कितनी कैलोरी होती है, 4.18, और 4.18 को डिवाइड कर दो किससे, जूल से, तो किस में आ जाएगी आपके पास, कैलोरीज में एनर्जी आ जाएगी। तो 4.18 हो गया। ऐसे ही देखो, एक फॉर्मूला और आपके पास क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 4.18 से। एक फॉर्मूला होता है वी इंटू आई मल्टीप्लाई बाई टी, इसको भी डिवाइड कर दो किससे, 4.18 से। ठीक है,
ये तीनों वैल्यू भी आपको किसको दे, किसकी वैल्यू दे रही है बेटा? ये तीनों वैल्यू आपको दे रही है किसकी? हीट की। किसमें? कैलोरीज की। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट खत्म हो गया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, देन आफ्टर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? ये देखो आपने 10th में भी पढ़े होंगे आर्टिकल। इलेक्ट्रिक पावर, ये सीधा हम बोल सकते हैं पावर क्या होती है ना। मान लो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कम सेकंड में। मान लो 1 सेकंड में एक इंस्ट्रूमेंट एक 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और एक 200 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसकी पावर क्या होगी? कम। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप वर्क डन बोल दो चाहे क्या बोल दो, एनर्जी, क्योंकि वर्क डन ही किसमें बदलता है? एनर्जी में। एनर्जी किसमें बदलती है? वर्क डन में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी और जितना वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसे ही पावर का फॉर्मूला एक और बना सकते हैं हम, क्या? एनर्जी अपॉन टाइम। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट कम टाइम में ज्यादा वर्क डन कर दे तो पावर ज्यादा होगी। कोई इंस्ट्रूमेंट कम टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, पावर ज्यादा होगी। कम टाइम में कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो तो बेसिक पावर कम होगी। तो पावर किसका खेल है? वर्क डन और टाइम का खेल। जितना ज्यादा वर्क डन जितने कम टाइम में करोगे उतनी पावर ज्यादा होगी, जितना कम वर्क डन जितने ज्यादा टाइम में करोगे उतना ही पावर क्या होगी? कम। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम हो गया, और पावर का ही फॉर्मूला क्या हो गया? एनर्जी अपॉन टाइम। दोनों में से कोई सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर लो चाहे, ठीक है। अब बात करते हैं पावर की यूनिट। बहुत सिंपल है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकंड, ठीक है। एक यूनिट और होती है पावर की जिसको एसआई यूनिट बोलते हैं, जिसका नाम है वाट। WATT, डब्ल्यू से डिनोट करता है, कैपिटल डब्ल्यू से। ये पावर की एसआई यूनिट है। तो वाट किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू इज हो जाएगा बेटा जूल पर सेकंड। डब्ल्यू इज क्या होगा? जूल पर सेकंड, ठीक है। आप 1 वाट को डिफाइन कर सकते हो, वाट इज जूल अपॉन सेकंड है कि अगर 1 सेकंड में कोई इंस्ट्रूमेंट 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसकी पावर कितनी हो जाती है? उसकी पावर हो जाती है 1 वाट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं, कोई 5 वाट का कोई 10 वाट का। उसका मतलब ये है कि वो 5 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। 10 वाट वाला 10 जूल एनर्जी कितने सेकंड में कंज्यूम कर रहा है? 10 सेकंड में, 1 सेकंड में कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स भी है पावर की। मान लो 1 किलोवाट किसका होता है? 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁻6 वाट। यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है 1 हॉर्स पावर कितनी होती है? वो 746 वाट। वो किसके इक्वल होती है? 1 हॉर्स पावर की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्या बेटा? ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। एनर्जी यूज कर सकते हैं अपन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर की कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। जैसे आपने हीटिंग इफेक्ट में हीट के फॉर्मूला डिस्कस किए थे, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देखो पावर का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ये सुनो, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको एक्स डिनोट कर देते हैं, एक्स अपॉन में क्या हो गया? टाइम, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो पावर जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट किस किस का? फोर्स का और वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, उसको क्या बोल देते हैं हम? पावर, ठीक है। यहाँ से पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं। पावर इज क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर बोल सकते हैं हम एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में, हीट अपॉन टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क एच क्या हो जाएगा? एच की जगह देखो, हीट जो होती है वो एनर्जी होती है, तो एनर्जी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पावर क्या आएगा आपके पास?
हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से हम पावर का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ऐसे ही देखो पावर जितने भी हीट वाली इक्वेशन थी उसमें से टी हटा दो, किसका फॉर्मूला बन जाएगा पावर का, इसका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला बन जाएगा। वहाँ टी था हटा दिया हमने, पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई इंटू टी, हटा दो वी, सॉरी हटा दो टी, वी इंटू आई, ये भी तीनों किसके फॉर्मूला हो गए पावर। एक पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर अपॉन आर, एक पावर का वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला वो वी इंटू आई, तीनों फॉर्मूला किसके हैं बेटा पावर। ठीक है, समझ में आया, यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा आर्टिकल बचा है और इसके आर्टिकल के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है, अगर कुछ बच गया छोटा मोटा चीज जो हम डिस्कस कर लेंगे इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल्स वगैरह केस में डिस्कस कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, बता देंगे आपको, या फिर आप लोग भी मुझे याद दिला देना कि कोई आर्टिकल बच गया तो मैं आपको करवा दूंगा। तो लास्ट में आपके पास बेटा कॉमर्शियल यूनिट, किसकी कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसकी कॉमर्शियल यूनिट पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होती है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा क्या पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। वर्क डन किसका होता है एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर को ले लो किसमें किलोवाट में, और टाइम को ले लो किसमें आवर्स में, तो जो एनर्जी की यूनिट आएगी वो आएगी इसकी कॉमर्शियल यूनिट। तो मतलब एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट हो गई वो हो गई क्या हमारे पास किलो वाट। ठीक है, एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या आपके पास किलोवाट आवर्स को लिखते हैं ऐसे KWH किलोवाट आवर, जिसको आजकल मीटर की लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि एक यूनिट बिल आ गया, उसको बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं कि आज 2 यूनिट खर्च हो गई हमारी, इस चलाया 5 यूनिट खर्च हो गई, तो यूनिट मतलब क्या है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो किलोवाट आवर को एनर्जी जूल में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं हमारे पास 1000 वाट। ठीक है, टाइम हावर है, सेकंड होता है 60 मल्टीप्लाई 60, एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट 36 सेकंड, ये हो जाएगा कितना 3 36 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 2 और 135 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, यहाँ पॉइंट लगा देते, डिजिट लगा देते यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो आपका 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया बेटा 3.6 इंटू 10⁻⁶। अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट इतनी एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर लेता है तो हम बोल देंगे उसकी जो एनर्जी है वो, सॉरी अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है तो हम बोलेंगे उसने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लिया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल कंप्लीट है, इसमें कोई भी आर्टिकल आपका बचा नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो ये 3 या 4 दिन का है। आज हमारी डेट होगी 16 हो गई हुई। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 20 या 22 तक हम ये चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए अटेंशन के लिए बेटा।